अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ फ़िज़िक्स एंड दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। जी हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्वांटम मैकेनिक्स से ज़्यादा वियर्ड क्या हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम रिचर्ड फाइनमैन, द वन ऑफ द बेस्ट, द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, हम रिचर्ड फाइनमैन की इस कॉल से, रिचर्ड फाइनमैन की इस बात से स्टार्ट लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड फाइनमैन, आई कैन सेफली से, रिचर्ड फाइनमैन का कहना है कि मेरे नज़दीक कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो बच्चों, इस बात का मतलब क्या है? क्या इस बात में वाकई कोई हकीकत है कि हम वाकई क्वांटम मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड नहीं करते? तो ये सारी बात भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स है ये बीएस और एमएससी क्लासेस के लिए है। हम इसमें पहले इंट्रोडक्शन लेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का और उसके बाद फिर हम कोर्स आउटलाइंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, क्वांटम मैकेनिक्स का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और क्वांटम मैकेनिक्स के बाकायदा इंट्रोडक्शन की तरफ जाने से पहले डिस्कस करना ज़रूरी है कि क्लासिकल फिज़िक्स क्या है और वो कौन से ऐसे फिनोमेनास थे जहां पर आकर क्लासिकल फिज़िक्स फ्लॉप हुई और हमें ज़रूरत महसूस हुई एक नई फिज़िक्स की, जिसे हम मॉडर्न फिज़िक्स भी कहते हैं या जिसे हम मॉडर्न फिज़िक्स का एक हिस्सा ही है, जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम न्यूटन। अगर आप देखें न्यूटन के जो लॉज थे, न्यूटन के कवानीन हरकत, वो हमारे इर्द गिर्द नज़र आने वाली चीज़ें, मसलन एक फ़ुटबॉल किस तरह से हरकत करता है, ठीक है, गाड़ी किस तरह से चल रही है, ठीक है, एक बिलियर्ड बॉल किस तरह से कोलाइन करती है दूसरी बॉल के साथ, यहाँ से लेकर गैलेक्सीज तक स्टार्स किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ जो है वो सन के गिर्द कैसे रिवॉल्व कर रही है और मून जो है वो अर्थ के गिर्द कैसे रिवॉल्व कर रहा है। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ तक इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो अगर हम न्यूटन लॉज को देखें, अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स को देखें, तो वो हमारे इर्द गिर्द नज़र आने वाली जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है उससे लेकर जो हमारी स्टार्स और हमारी गैलेक्सीज, हमारे प्लैनेट्स वगैरह हैं, वहाँ तक हर चीज़ को परफेक्टली एक्सप्लेन करते हैं, नो इश्यूज़। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जैसा कि आपने पढ़ा, गॉसेस का वर्क, उसमें एम्पेयर्स का वर्क, फैराडे का वर्क, उन सब को एक कॉम्पैक्ट शक्ल दी मैक्सवेल ने, मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से। तो क्लासिकल फिज़िक्स का जो पहला पिलर है वो है हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स। उसके बाद क्लासिकल फिज़िक्स का जो दूसरा बड़ा पिलर है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। बच्चों, मैक्सवेल इक्वेशंस ये इतनी पावरफुल इक्वेशंस हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना ऐसा नहीं है जिनको हम मैक्सवेल इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन ना कर सकते हों। क्लियर हो गया? तो दूसरा जो पिलर है हमारा क्लासिकल फिज़िक्स का वो है मैक्सवेल इक्वेशंस। और अगर हम बात करें हीट एनर्जी की और थर्मोडायनामिक्स की, तो हमारे पास ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स ये हमारी क्लासिकल फिज़िक्स का थर्ड पिलर है। तो यूँ क्लासिकल फिज़िक्स में तीन बड़े पिलर्स हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी क्लासिकल फिज़िक्स बेस करती है। उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, हमारे पास न्यूटन लॉज हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस हैं और तीसरे नंबर पे हमारे पास थर्मोडायनामिक्स है। 19th सेंचुरी में ये जो क्लासिकल फिज़िक्स के लॉज हैं ये इन तमाम फिनोमेनास को जो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आते हैं इनको बहुत खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन कर रहे थे। इवन मैक्सवेल ने ना सिर्फ इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लॉज को अपनी इक्वेशंस में बंद कर दिया, बल्कि उसने ये भी प्रेडिक्ट किया इन इक्वेशंस के ज़रिए कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बच्चों, इससे पहले हमने ये पढ़ा था हाइजेंस प्रिंसिपल में कि लाइट जो है वो एक वेव है। इससे पहले एक बहस चल रही थी लाइट के बारे में कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है या वो वेव है। तो हमने
हाइजेंस प्रिंसिपल से ये पढ़ा कि लाइट जो है वो एक वेव है, उसकी डायफ्रेक्शन होती है, उसकी इंटरफेरेंस होती है, सो लाइट वेव नेचर रखती है। लेकिन ये कौन सी वेव है हमें नहीं पता था। सो मैक्सवेल ने ये प्रेडिक्ट किया अपने इक्वेशंस के जरिए कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये जो फिजिक्स के लॉज थे, क्लासिकल फिजिक्स के लॉज थे, ये हर फिनोमेना को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन कर रहे थे। इवन बहुत सारे लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि फिजिक्स में जो कुछ भी डिस्कवर होना था वो हो चुका है, अब फिजिक्स में कोई करियर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ज़रूरत महसूस होगी और हमें ज़रूरत महसूस हुई। कब ज़रूरत महसूस हुई बच्चों? सबसे पहले इन 1905 आइंस्टाइन, एक 26 साला क्लर्क, एक 26 साला नौजवान, उसने अपने कुछ पेपर्स पब्लिश किए, जिनमें एक ऐसा पेपर था जिसने क्लासिकल फिजिक्स के इन पिलर्स को हिला के रख दिया, जिसने न्यूटोनियन मैकेनिक्स को हिला के रख दिया। क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। टाइम एक ऐसी चीज है जैसे कोई दरिया होता है और वो एक ही डायरेक्शन में एक ही रफ्तार से बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू न्यूटन हमारी जो स्पेस है, हमारी स्पेस भी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। अब एब्सोल्यूट से यहां मुराद ये है कि हम अपनी पोजीशन से, हम अपनी रफ्तार से इन चीज़ों को मुतासर नहीं कर सकते। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा ऐसा नहीं है। टाइम और स्पेस ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं हैं, बल्कि स्पेस और टाइम ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बिल्कुल ऐसे ही स्पेस और टाइम मिलकर बनाते हैं स्पेस टाइम। और स्पेस टाइम आपस में इस तरह से जुड़े हैं जैसे धागे मिलकर एक कपड़ा बना देते हैं। तो आइंस्टाइन ने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई एंड दैट वाज स्पेस टाइम। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो उसके लिए जो टाइम की, जो वक्त की पैमाइश होगी वो मुख्तलिफ होगी, और जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर होगा उसके लिए वक्त की पैमाइश मुख्तलिफ होगी। इसका मतलब है कि टाइम कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है। हम इसको मुतासर कर सकते हैं, हम इसको मुतासर कर सकते हैं, अपनी रफ्तार से मुतासर कर सकते हैं, हम इसको अपनी पोजीशन से मुतासर कर सकते हैं। इसी तरह से जो स्पेस है, आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया कि स्पेस भी कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं हैं। हम अपनी रफ्तार, अपनी पोजीशन से स्पेस टाइम को, स्पेस और टाइम को या टाइम को रिलेटिव बना सकते हैं। हमारे लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, इतनी स्पीड जिसको कंपेयर किया जा सकता है स्पीड ऑफ लाइट से, तो उसके लिए वक़्त की पैमाइश और स्पेस की पैमाइश मुख्तलिफ होगी बजाय एक उस बंदे के जो रेस्ट पे है। इसका मतलब है कि वक़्त सब के लिए एक जैसा नहीं है। इससे पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था। क्लासिकल फिजिक्स में ये चीज़ें एब्सोल्यूट थीं। अच्छा, ऐसा इसके साथ साथ आइंस्टाइन ने इसी अपने पेपर्स में ये प्रूव किया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग, यानी कि देयर इज अ स्पीड लिमिट ऑफ यूनिवर्स। और वो स्पीड लिमिट क्या है? वो स्पीड लिमिट है स्पीड ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को जितनी मर्जी स्पीड से चाहें उसको मूव करा सकते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते जाएं तो उसमें एक्सेलरेशन आता जाएगा और एक ऐसा लम्हा आएगा जब उस चीज़ की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार के बराबर हो जाएगी। बच्चों, जब आइंस्टाइन वाज अ 16 ईयर ओल्ड, एक 16 साल का बच्चा था, तो आइंस्टाइन अक्सर सोचता था कि अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव करूंगा तो दुनिया मुझे कैसी दिखाई देगी। वो इस चीज़ को लेकर पजल हो जाता था। अब अगर हम न्यूटन लॉज को फॉलो करें तो इसका मतलब है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से भी मूव कर सकते हैं, और अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि लाइट हमारे लिए क्या हो जाएगी? स्टेशनरी हो जाएगी। तो क्या कोई ऐसी स्टेशनरी लाइट है? क्या लाइट को हम पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। क्या कोई स्टेशनरी लाइट का कॉन्सेप्ट है? अगर आप मैक्सवेल इक्वेशंस को देखें तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी लाइट्स, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी लाइट। साकन रोशनी का कोई तस्वुर नहीं है।
इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर की जा सकती है, वहाँ पर हमारे ट्रेडिशनल न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स फ्लॉप हो जाती है। हमें इसको रिप्लेस करना होगा, हमें इसको हटाना होगा। किससे रिप्लेस करना होगा? हमें इसको रिप्लेस करना होगा विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो क्लासिकल फिजिक्स का एक पिलर हम गिरा चुके हैं और वो है हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी, विद एक्सट्रीमली हाई स्पीड, तो वहां पर फिर हमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो मॉडर्न फिजिक्स का जो पहला पिलर है ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अभी हम क्लासिकल फिजिक्स के दूसरे पिलर को देखते हैं जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, इन द लेट 19th सेंचुरी, 1890 या इसके आसपास हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा था एंड दैट वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अगर आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। व्हाट इज दिस अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी? इसका मतलब है कि अगर आप ये जो वेवलेंथ आपको नजर आ रही है, अगर इस वेवलेंथ को डिक्रीज करते जाएं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएं, तो एक ऐसा रीजन आएगा जिसे अल्ट्रा वायलेट रीजन कहते हैं। वहां पे जाके हमें इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब है कि आपके घर में जो माइक्रोवेव ओवन है, आप उससे भी इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है वो कुछ और स्टोरी बता रहा है। रीज़न ये थी कि हम इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम आया, दैट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने अकॉर्डिंग टू, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो हमारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप सबको पता है कि जब लाइट फॉल करती है अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं सरफेस से, जिन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इन फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। आप लाइट को इंटेंस करते जाएँ, बीम की जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ाते जाएँ, तो इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, जो छोटी दुनिया है, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, जो एटॉमिक वर्ल्ड है, जो सब एटॉमिक वर्ल्ड है, उसकी नेचर, उसका बिहेवियर मुख्तलिफ है। उसका बिहेवियर हमारा वो आम जो हमारी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं हमारे इर्द गिर्द, उनका बिहेवियर वैसा नहीं है। उनका बिहेवियर जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है उसका बिहेवियर बहुत ही वियर्ड, बहुत ही अजीब है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व किया 1900 में मैक्स प्लैंक ने। उसने आइडिया दिया क्वांटाइजेशन का। उसने कहा कि ये जो स्मॉल वर्ड है, ये जो एटॉमिक वर्ड है, ये जो एटम्स हैं, इनकी जो एनर्जीज होती हैं दे आर क्वांटाइज्ड। ये डिस्क्रीट पैकेट्स की शक्ल में होती हैं, जिसको उसने क्वांटा का नाम दिया। सो ये जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया? मैक्स प्लैंक ने। और इसी बुनियाद पर फिर आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसको एक्सप्लेन किया। और उसके बाद ये स्टोरी कभी भी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि चलती गई। अगर आप एटम को, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक कार्टून आ रहा होगा एटम का, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, अगर आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बुनियाद पर एक्सप्लेन करते हैं, तो आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खारिज करेगा और एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन इट विल फॉल अपॉन द न्यूक्लियस और हम सब ख़त्म, धुआं सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं, सब चीज़ें अपनी जगह पे खड़ी हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एटम के स्ट्रक्चर को क्लासिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बुनियाद पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसकी वजह यह है कि ये जो स्मॉल वर्ड है, इसकी नेचर ड्यूल है। ठीक है, हमारे जो एटम्स हैं या हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये बिहेव करते हैं एज अ पार्टिकल भी और एज अ वेव भी, और इनके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है वो उसकी वेवलेंथ इस कदर होती है कि हम उसे माप सकते हैं और इन इफ़ेक्ट्स को हम डोमिनेट होता हुआ देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं तो वो बिहेव करेगा एज अ पार्टिकल, और हम उसको नहीं देख रहे तो वो बिहेव करेगा एज अ वेव।
ठीक है, ये इनका ये जो नेचर है ये बहुत ही वियर्ड है। इसके अलावा अगर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स को इनके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएंगे वो बहुत ही टेरिबल होंगे। आप अप्लाई नहीं कर सकते इस स्मॉल वर्ल्ड के ऊपर, इस छोटी दुनिया के ऊपर आप न्यूटन लॉज अप्लाई, क्योंकि न्यूटन लॉज जो हैं वो अपनी नेचर में डिटर्मिनिस्टिक हैं। वो ये कहते हैं कि भाई एक ख़ास वक्त में अगर किसी ऑब्जेक्ट की मुझे पोजीशन का पता है, मुझे उसकी स्पीड का पता है, तो आफ्टर सम टाइम मैं ये पेश गोई कर सकता हूँ, मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इसकी स्पीड और अगली पोजीशन क्या होगी। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में अनसर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते। अनसर्टेनिटी मौजूद रहेगी बिकॉज दे बिहेव लाइक वेव्स। अगर आप एटम के इर्द गिर्द देखें तो क्लासिकल हमारी जो थ्योरी है वो कहती है कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर रहा होगा, उसमें से रेडिएशन निकल रही होंगी, लेकिन हमने देखा कि ऐसा नहीं है। बल्कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस तो वो स्टेशनरी वेव्स बना रहा होता है, वेव्स का एक बादल सा बना रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो छोटी दुनिया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल फिजिक्स का जो दूसरा पिलर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और उसके मैक्सवेल इक्वेशंस, और जो पहला पिलर है आपका दैट इज़ न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटन लॉस, ये दोनों काफ़ी नहीं हैं, बल्कि इनको रिप्लेस करना है हमें, काफ़ी नहीं बल्कि ये एक्सप्लेन नहीं करते। तो द वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली फास्ट थिंग is explained by special theory of relativity, and the world of extremely small things is explained by the quantum mechanics. The topic of the quantum mechanics is the weird nature of the small things. इन छोटी चीज़ों की जो अजीबोगरीब नेचर है उसको बयान करना, उसको अंडरस्टैंड करना, यही इसका काम है। इसके बाद फिर बोहर के बाद फिर ये काम आगे चलता गया। हमारे पास फिर डी ब्रॉय का रिलेशन आया। डी ब्रॉय ने प्रेडिक्ट किया, ठीक है जी, कि किस तरह से ये एज अ वेव मैटर बिहेव करता है। फिर उसके बाद मैक्स बॉर्न ने हमें बताया कि ये जो वेव्स होती हैं ये क्या होती हैं। इस तरह श्रोडिंगर की जो मैकेनिक्स है, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ये बिल्कुल वैसा ही काम करती है जैसे न्यूटन लॉज काम करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। सो हमारी इस पूरी बहस का जो नतीजा है वो ये है कि अब हमें क्लासिकल फिज़िक्स के जो पिलर्स हैं, इसमें न्यूटन लॉज हैं, इसमें मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, ठीक है, हमें इनको रिप्लेस करना पड़ेगा विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड विद क्वांटम मैकेनिक्स। वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही हैं उनके लिए हमें चाहिए स्पेशल रिलेटिविटी, और वो चीज़ें जो बहुत छोटी हैं उनकी नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स। तो बच्चों इसके बाद ये हमारी आउटलाइंस हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, आप देख सकते हैं जो हमने इस कोर्स में पढ़ना है। इस कोर्स को ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है हमारे पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं AGC के सिलेबस के मुताबिक। तो इसको क्वांटम मैकेनिक्स 1 भी आप कह सकते हैं, ये फंडामेंटल्स है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे इस कोर्स को। आई होप कि इंशाल्लाह इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर मज़ीद आप इसमें कोई बेहतरी चाहते हैं इस कोर्स की आउटलाइंस को देखने के बाद तो आप कमेंट करके अपनी सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।